हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है शेयर चैट की। तो शेयर चैट की जो वैल्यूएशन है वो 1.5 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। 2022 के अंदर 4.9 बिलियन डॉलर हुआ करती थी। इतनी तेजी से घटती हुई दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए शेयर चैट 8 साल पहले शुरू हुई कंपनी है। अभी रिसेंटली इन्होंने 200 एम्प्लॉयज को निकाला भी था। थोड़ा पैसों का भी क्रंच चल रहा है। अभी कंपनी कह रही है कि 4 से 6 क्वार्टर लग जाएंगे प्रॉफिटेबल आने में। अभी रिसेंटली इन्होंने फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप भी निकाली, एक लाइव ऑडियो चैट सर्विस भी निकाली। उसके बाद भी कंपनी को प्रॉफिट निकालने में दिक्कत आ रही है। अगर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो 31 मार्च तक कंपनी ने 65 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। अगर हम फायरिंग की बात करके चले तो फायरिंग के टाइम पे इनके जो को फाउंडर्स थे उन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव रोल छोड़ दिया था। तो अभी कंपनी का हालात क्या होंगे, लेट्स सी, टाइम बताएगा। अगली खबर वीवो इंडिया की है। तो उन्होंने 211 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। ये सोचने वाली बात है, समझो एक बात को। फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर का जो रेवेन्यू है ना वो 29,784.90 करोड़ का है और पिछले साल 26.971.11 करोड़ का था। तो भाई समझने की कोशिश करो कितना ज्यादा रेवेन्यू है येट प्रॉफिट इतना कम है। जो इनकी सेल्स है वो 9% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यही शायद मेरे हिसाब से रीजन था कि कुछ टाइम पहले ईडी ने कहा था कि भाई आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। ईडी ने डेटा तक बताया था कि 2014-2021 के अंदर इन्होंने 1 लाख रुपया बाहर किया है, अपने फालतू के लॉसेस दिखाए हैं और इधर से उधर कहानी करी गई है। लेट्स सी क्या होता है वीवो इंडिया, क्योंकि भाई इतना कम प्रॉफिट तो कहानी समझ में नहीं आती है। अगली खबर लेंडिंग कार्ड की है। ये एक ऑनलाइन लेंडिंग स्टार्टअप है। तो इन्होंने 118 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। और अगर रेवेन्यू टर्म्स की बात करके चले तो रेवेन्यू भी इनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ऑलमोस्ट 800 करोड़ पे पहुंच गया है। ऑलमोस्ट 30% के आसपास ग्रोथ दिखाई दी है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इनके जो एक्सपेंसेस है उन्होंने 15% से ज्यादा कम किए हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं 2021-22 को कंपेयर कर रहे हैं करंट ईयर से। अगर वैल्यूएशन टर्म्स की बात करके चले तो 250 मिलियन डॉलर की कंपनी की वैल्यूएशन है अभी तक। अगली खबर आईपीओ के अंदर डॉम इंडस्ट्रीज लिस्ट हो गया है 77% प्रीमियम के ऊपर। बढ़िया चीज है। अगर हम फर्स्ट क्राई की बात करके चले तो 500 मिलियन डॉलर का आईपीओ निकाल सकता है अगले हफ्ते। लेट्स सी कैसा जाता है कैसा नहीं जाता है, क्या फेस वैल्यू होती है, क्या होता है। खबरें आएगी तब पता लगेगा। बाकी खबरें तो ये भी निकल के आ रही है टाटा मोटर्स इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक एसयूवी निकाल सकता है। टाटा पंच के नाम से 11 से 12 लाख के बीच की गाड़ी होगी। अच्छी खबर है अगर देखा जाए तो। बाकी खबरें ये भी निकल के आ रही है टाटा कंज्यूमर्स ऑर्गेनिक इंडिया का कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर सकता है फैब इंडिया से। अगर देखा जाए फैब इंडिया के पास में 64% है इस टाइम पे ऑर्गेनिक इंडिया का, और अभी ये बेचने की तलाश में है। बहुत सारे लोग खरीदने की तलाश में। आईटीसी भी इस लाइन के अंदर लगा हुआ है। पर खबरों के हिसाब से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सबसे आगे चल रहा है, शायद इनको मिल सकता है। अगर हम ऑर्गेनिक इंडिया के रेवेन्यू की बात करके चले तो 15% के आसपास डिक्लाइन दिखाई दिया था। कंसोलिडेटेड 22% डिक्लाइन दिखाई दिया था। बाकी अगर ये खबर सही नहीं हुई टाटा कंज्यूमर्स की तो भाई मान के चलो टाटा पे भरोसा नहीं करना है। हमेशा हमको बताया गया टाटा ग्रुप पे भरोसा करना है, भरोसा करना है। मैं पिछले 1-1.5 साल से सुन रहा हूँ टाटा कंज्यूमर या टाटा ग्रुप की जो भी खबर निकल के आती है वो झूठी होती है। अब ये नहीं पता कि क्या ये पीआर का खेल है, क्या खेल है, मुझे नहीं पता। अगर आप न्यूज़ को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कभी कोई कंपनी एक्वायर कर रहे हैं, कभी इसको खरीद रहे हैं, कभी उसको खरीद रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बस फाइनल हो गया है, फाइनल हो गया है, फाइनल हो गया और एंड में आके भाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये मैनिपुलेशन का पार्ट है तो दिस इज वेरी बैड। बाकी एक बार होने दो खबर, फिर इसको पक्की बात करेंगे, क्योंकि लास्ट चांस दे रहा हूं मैं टाटा ग्रुप को। अगर ये कहानी सच निकलती है तो ठीक है, वरना मेरी नजरों में तो ये होगा कि कहानी सिर्फ फ्लोट करने के लिए, झूठ फैलाने के लिए ही होती है। अब अगर फोर्ड की बात करके चले तो शायद इंडिया के अंदर फोर्ड कम बैक कर सकता है। अभी रिसेंटली इन्होंने कहा था कि भाई हम जा रहे हैं इंडिया छोड़ के, हम अपने प्लांट को बेच रहे हैं। जीएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ में जो इनकी डील थी उसको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि शायद इनको लग रहा है जो इनका प्लांट है वो एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन के अंदर है, चेन्नई और बेंगलुरु के पास में है, पोर्ट भी पास में है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है अच्छे लेवल के अंदर। 2 लाख से 3.5 लाख इंजन एनुअली प्रोड्यूस हो सकते हैं। 350 एकड़ का लैंड है। तो यहाँ पे सोच रहा है फोर्ड कि भाई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बाकी देखा जाए थोड़ा सा लेट हो गया। 1300 करोड़ के सर्विस पैकेज दिया गया था यहाँ पे 2592 एम्प्लॉइज के लिए। और वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बेसिस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली खबर पेटीएम की है। तो पेटीएम कह रहा है कि भाई जल्दी ही प्रॉफिटेबली वो अचीव कर लेंगे, क्योंकि वो यूथ के ऊपर फोकस कर रहा है। उनका प्लान है कि ऑनलाइन वेल्थ मैनेजमेंट जो सर्विस है
उसको और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करना है, उसको रिवैम्प करना है। 50,000 सेल्स स्टाफ को हायर करा जा रहा है अपने मर्चेंट नेटवर्क को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। साथ में जो इनके 10,000 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग टीम है, वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की AI टूल्स का यूज़ करेगी ताकि डेवलपमेंट को और फास्ट किया जा सके। जिस काम में हफ्ते लगते हैं उनको डेज में कंप्लीट किया जा सके। और मुझे भी ये लगता है AI की कैपेबिलिटीज इस डायरेक्शन में यूज होती है, जहां पर पहले ज्यादा लोग काम करते थे, कम लोग काम कर सकते हैं, या फिर वही सेम टीम जो ज्यादा टाइम लगाती थी आज जल्दी कर सकती है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट जो है भाई अब वो गाने भी बना सकता है, उसके अंदर गाने बनाने का ऑप्शन भी आ गया है। मतलब इंटीग्रेशन है किसी और के साथ में, पर आप कर सकते हो। अगर हम गूगल मैप्स की बात करके चले तो उन्होंने इंडिया के अंदर AI कैपेबिलिटीज निकाल दी अपने मैप के अंदर। कहा जा रहा है गूगल लेंस के साथ में इंटीग्रेशन हो जाएगा, घर की फोटो खींचो, घर का एड्रेस आ जाएगा। बाकी मेरे फोन में अभी अपडेट नहीं आया, मैंने चेक करके नहीं देखा, यूज करूंगा तब बताऊंगा। और मैंने कई जगह पे वीडियोस भी सर्च मारने के लिए मिली, मुझे मिला नहीं उस लेवल का कुछ। और दूसरी साइड पे अगर मेटा की बात करके चले तो वो ONDC के साथ में पार्टनरशिप कर रहा है स्मॉल बिजनेस की ग्रोथ के लिए। वो अपने एकेडमी के अंदर ये कोर्सेज वगैरह लेके आएगा जहां पर 5 लाख से ज्यादा MSME अपस्किल हो पाएगा। उनको समझ में आएगा ONDC किस तरीके से उनके बिजनेस में हेल्प कर सकता है। बाकी कई लोग समझ नहीं पा रहे ONDC क्या है, सबके सब लोग कहते हैं ONDC बेकार है बेकार है। भाई मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज हो सकती है जो बिजनेसेस को खत्म कर देगी, एग्रीगेटर खासकर। जोमैटो देखा जाए तो जोमैटो एकदम फ्री में चल सकता है रेस्टोरेंट के लिए अगर देखा जाए ONDC के ऊपर। अभी ग्रोथ नहीं है, अडॉप्शन नहीं है, जैसे ही ज्यादा लोग अडॉप्ट करने लग जाएंगे तो देखो फिर आप पेटीएम के अंदर ही अगर ये आ जाए, और आप बेसिकली अभी ये भी आ रहा है पर ढंग से अडॉप्शन होने लग जाए तो क्या होगा, लोग पेटीएम से डायरेक्टली ऑर्डर कर लेंगे। उनको क्या करना है बाकी जगहों से। Amazon वाला भी CMC यहाँ पे आ सकता है, बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ सकती है। तो जितने एग्रीगेटर्स वगैरह सब कुछ खत्म हो सकता है। अभी हम पेटीएम की बात करके चले, म्यूचुअल फंड बेचेगा, ये किएगा वो करेगा। अरे भाई म्यूचुअल फंड भी तो ONDC में बिकेंगे, सब कुछ ONDC में बिकेगा बिना किसी कमीशन के। बहुत बड़ा गेम है ये, अभी बस अडॉप्शन नहीं है इसलिए उतना ज्यादा बड़ी चीज नहीं आ रही। क्योंकि UPI की बात करके चलो, अगर हम UPI की बात करके चले तो UPI की ग्रोथ कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। अगर हम सेमी अर्बन और रूरल एरियाज की बात करके चले तो वहां पर 118% का राइज आया है। अब इसका रीजन क्या है, जो स्टार्टअप्स है पेटीएम वगैरह, इन सब की वजह से इसका अडॉप्शन बढ़ गया है। सिमिलरली ONDC का अडॉप्शन जब बढ़ेगा ना, फिर देखना आप गेम चेंजर। मैं आज बोल रहा हूँ, इस बात को याद रखना, इस बात को कि मैं कह रहा हूँ ONDC एक बहुत बड़ा बिजनेस किलर बनेगा, और देख लेना। बाकी बिजनेस किलर की बात करके चले तो भाई एक खतरनाक सीन हो गया है, रेड सी के अंदर क्राइसिस आ गए हैं। वहां पर आतंकवादी अटैक हो गया शिप के ऊपर। सऊदी अरेबिया की एक शिप थी, उसके ऑयल टैंकर के ऊपर अटैक किया गया है। अब इसकी वजह से जो बड़े बड़े शिपिंग प्लेयर्स हैं वो सबके सब कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ से नहीं जाने वाले। और जो बाकी शिप प्लेयर्स हैं उसके अंदर आपको अगर इंश्योरेंस कराना है तो इंश्योरेंस के प्राइसेस बढ़ गए हैं। कई लोग इंश्योरेंस ही नहीं कर रही है, और कई कंपनियां $50 to $100 का वॉर रिस्क सरचार्ज मांग रही है। और कहा जा रहा है इसकी वजह से जो यूरोप और एशिया का जो एक्सपोर्ट है वो 25 से 30% महंगा हो सकता है। मतलब अगर फ्रेट चार्जेस की बात करके चलो बढ़ सकते हैं। तो दिस इज नॉट राइट। जिस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी सही नहीं है, अभी तो टाइम मेक इन इंडिया के बाद में एक्सपोर्ट करने का आ रहा है, तो ये भी चैलेंजिंग हो जाएगा। ऑयल की दिक्कतें हमको आ सकती है, LNG की हमको दिक्कत आ सकती है। भाई देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी ये तो क्राइसिस शुरुआत हो रही है और ये बड़ा रुख ले सकती है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। जल्दी ही नमस्कार वाला जो आपका भाई है उसको डिटेल के अंदर बना देगा वीडियो, देख लेना क्या बता रहा है वो। बाकी मैंने आपको क्रक्स में बता दिया कहानी क्या है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है, तो उनका कहना है जो एग्रीकल्चर का इंडिया का GDP का शेयर है वो 15% तक पहुंच गया, डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। 35% हुआ करता था 90s के अंदर, 1990-91 के अंदर, जो कि 15% पे आ गया है। और इसका रीजन वो कह रहे हैं कि भाई जो इंडस्ट्रीज है वो बढ़ रही है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, इसकी वजह से एग्रीकल्चर का परसेंटेज है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है अगर एवरेज देखा जाए पिछले 5 सालों का तो 4% से एग्रीकल्चर ग्रो पे है, तो पॉजिटिव साइन है इकोनॉमी के लिए, पर ओवरऑल कम दिखाई दे रहा है। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर बाकी सेक्टर्स उस तेजी से बढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर भी उस तेजी से बढ़ना चाहिए ना, और वो नहीं बढ़ रहा है तो दिस इज अ रिस्क। मतलब इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, इसको पॉजिटिव आंकड़ा नहीं देखना चाहिए, इसको थोड़ा सा क्रिटिकली भी देखना चाहिए। बाकी NHAI का कहना है कि अभी सैटेलाइट टोलिंग भी शुरू हो जाएगी नेशनल हाईवेज के ऊपर, मार्च 2024 से बात करी जा रही है। अभी फास्टैग ने आगे एक रेवोल्यूशन तो ले ही आए थे, बाकी अभी सैटेलाइट टोलिंग भी होगी। कैसे होगा सैटेलाइट टोलिंग मेरे को नहीं पता भाई, एक बार आने दो फिर देखेंगे। और कितने असली में टोल कटेंगे, कितने नहीं कटेंगे, कितने गलत कटेंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। बाकी अगर नेशनल हाईवेज की कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन की बात करके चले तो पहले 9 महीने के अंदर
10% ग्रोथ दिखाई दी है, मतलब अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स की बात करके चले तो वहां पर 52% डिक्लाइन दिखाई दिया है, बहुत बड़ा डिक्लाइन है। और शायद ये भी रीजन हो सकता है कि इलेक्शन आ रहे हैं, उसके चक्कर में गवर्नमेंट बड़े रिस्क नहीं लेना चाहती। लेट्स सी। अगली खबर बैंक ऑफ जापान की है, तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है, नेगेटिव पे रखा है, -0.1% के ऊपर है। मतलब आप लोन लोगे और आपका पैसा आपको कम देना है, ये बढ़िया चीज है ना। अब अगर ऐसा मजा आने लग जाए ना, जापान में अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ, वहां से पैसा लो और उसको कहीं और डालो, और एक नॉर्मल यूजर के लिए भी हो, मतलब कॉर्पोरेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल के लिए बात है, हम वहां से पैसा उठाए और उसको यहाँ लेके आए और यूज करे और मजे से करे, और वो भी ना लगे। सबसे बड़ी बात तो ये ना कि एक बैंक से दूसरे बैंक पे करने के जो टैक्सेस लग रहे हैं, कन्वर्जन करेंसी चार्जेस लग रहे हैं, बहुत कुछ लग रहे हैं। तो अगर यूपीआई सिस्टम आ जाए इसी के अंदर ही, कि जापान से इंडिया में पैसा आ रहा है यूपीआई के थ्रू, ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा, तो बहुत बढ़िया मजा आने लग जाएगा। बाकी अगर डेटा की बात करके चले तो भाई 42,000 करोड़ 42,000 करोड़ से ज्यादा अनक्लेम डिपॉजिट पड़े हैं इंडियन बैंक्स में, और ये 28% बढ़ते हुए दिखाई दिए है 2023 के अंदर। अनक्लेम का मतलब ये है कि भाई अकाउंट में पैसा पड़ा और कोई लेने वाला नहीं है, कोई हकदार नहीं आ रहा सामने। इसमें 36,000 करोड़ से ज्यादा पब्लिक सेक्टर के पास में, बच्चा प्राइवेट सेक्टर के पास में। अब इसके लिए बैंक को इंस्ट्रक्ट किया गया है आरबीआई के थ्रू कि भाई इनकी लिस्ट बनाओ, इनको वेबसाइट के ऊपर डालो। ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है मेरे हिसाब से, इंपॉर्टेंट ये है कि जो अकाउंट होल्डर्स है उनको ढूंढो, उनके अगर वो नहीं बचे या कुछ भी हो गया तो उनके लीगल हेयर को ढूंढो जिसको पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है, और उनको पैसा ट्रांसफर किया जाए। अभी एक 100 डे 100 पे का कैंपेन चलाया गया था, जहां पर 31 मेजर बैंक्स ने 1432 करोड़ के आसपास पैसा वापसी किया है। पर बाकी मुझे लगता है देखो, कोविड के टाइम पे ना बहुत सारी फैमिलीज खत्म हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरी फैमिली चली गई, किसी का बैंक अकाउंट था उसने शायद फैमिली को नहीं बता रखा था, तो अभी वो अनक्लेम्ड की कैटेगरी में पड़ा रहेगा। यार ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट आधार पैन अब सब ले रही है। अगर गवर्नमेंट के पास ये सारा डेटा है तो वहीं से पता लग जाना चाहिए ना क्या है क्या नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि पुराने बैंक अकाउंट्स वो बहुत पुराने उनमें नहीं हो, और फ्यूचर के अंदर तो ये सीधा सिस्टम होना चाहिए कि सारी चीजें आपकी उसके साथ में लिंक है, तो उससे सब कुछ बाय डिफॉल्ट हो जाए, किसी को कुछ बोलना भी ना पड़े। कि अगर किसी का डेथ सर्टिफिकेट बना है तो वो आधार के साथ में लिंक है, तो बाय डिफॉल्ट पता लग गया कि भाई ये चला गया, और उसके जो इंश्योरेंस है उसकी जो नॉमिनी है अपने आप बाय डिफॉल्ट उसके पास चला जाए, कोई चिक चिक ना हो, कुछ ना हो। यही सीमलेस इंटीग्रेशन होगा ना, जिसके चक्कर में हम डिजिटलाइजेशन की बातें कर रहे हैं। बाकी जो टेलीकम्युनिकेशन बिल है उसकी अगर बात करके चले तो लोकसभा के अंदर पास हो गया है फाइनली। मार्केट की बात करके चले तो कल मार्केट हमको घटती हुई दिखाई दी है। अडानी पोर्ट्स, एंटरप्राइजेस सब हमको नीचे दिखाई दिया है। ओएनजीसी, टाटा कंज्यूमर ऊपर दिखाई दिया। टाटा कंज्यूमर की पॉजिटिव न्यूज है ना, बाकी ये पॉजिटिव न्यूज सच है या नहीं है ये हम बाद में बात करेंगे। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जो हमको डेली सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। करता आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट वीडियो कैसी लगी। बाय, परमेश्वर, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।